अस्सलाम वालेकुम। आज हमने इंटेस्टाइन का पार्ट 3 स्टार्ट करना है। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। हमने लार्ज इंटेस्टाइन को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा, तो हमने लास्ट टाइम हमने हेरिडेटरी हेमरेजिक टीलेंजिएक्टेसिया किया था। आज हमने इस्कीमिक कोलाइटिस करना है। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इस्कीमिया हो गया है कोलोन का, उसकी वजह से इसकी इन्फ्लेमेशन हो गई है। इस्कीमिक मतलब इस्कीमिया हो गया, मतलब ब्लड सप्लाई कम हो गई है। कोलाइटिस मतलब कोलोन की, और आइटिस जहाँ भी होगा इसका मतलब है इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो आपको इससे समझने के लिए पहले आपको यहाँ ये देखना पड़ेगा कि आपको पता है कि ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये वाला सीकम वाला पार्ट है, ये असेंडिंग कोलोन, ये ट्रांसफर कोलोन, ये डिसेंडिंग कोलोन, और ये सिग्माइड पोर्शन है, और ये रेक्टम है। ठीक है, ये सिग्माइड कोलोन है। तो जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की ब्लड सप्लाई होती है वो सुपीरियर और इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी के थ्रू होती है। ये तो आप लोगों को पता ही है। तो जो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है यहाँ करके ना लार्ज इंटेस्टाइन के स्प्लीन वाला पोर्शन होता है। ओके, यहाँ स्प्लीन होती है, और आपको पता है यहाँ लीवर भी होता है। राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे स्प्लीन होती है। तो अब सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी यहाँ से आती है, और वो उसने स्प्लीन को भी सप्लाई करना है, और साथ में उसने लार्ज इंटेस्टाइन के ये वाले पोर्शन को भी सप्लाई करना है जहाँ जहाँ स्प्लीन है इसके साथ, और उसने लीवर के भी कुछ पोर्शन को सप्लाई करना है। ये सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है। ठीक है, तो अब ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको स्प्लेनिक फिशर स्प्लेनिक फ्लैक्चर कहते हैं, या फिर वाटरशेड एरिया ऑफ द स्प्लीन कहते हैं। ठीक है, तो चलें जी, अब पढ़ते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है। अच्छा, अब ये जो सोचें अगर आप सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है जो सप्लाई कर रही है, स्प्लीन को भी सप्लाई कर रही है, लार्ज इंटेस्टाइन के ये वाले पोर्शन को भी सप्लाई कर रही है, और साथ में लीवर को भी सप्लाई कर रही है, उसका एथरोसेक्लोरोसिस हो गया, मतलब उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट कर गया। ठीक है, तो अगर उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट कर गया तो ब्लड सप्लाई कम होगी ना, इस एरिया को बहुत कम हो जाएगी, तो फिर ये वाले एरिया का इस्कीमिया हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मेन हमने यही पढ़ना है। ठीक है, तो उसके इस्कीमिया डैमेज हो जाएगा, इस्कीमिक डैमेज टू द कोलोन, कोलोन का इस्कीमिक डैमेज हो गया, यूजली एट द स्प्लेनिक फ्लैक्चर वाटरशेड एरिया ऑफ द सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। अच्छा, स्प्लेनिक फ्लैक्चर का मतलब ये वाला एरिया जहाँ स्प्लेन भी प्रेजेंट है, और ये सुपीरियर मेसेंटेरिक की इस एरिया को हम वाटरशेड एरिया भी कहते हैं। ठीक है, एथरोसेक्लरोसिस ऑफ सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी इज द मोस्ट कॉमन काज। आपको बताया यहाँ एथरोसेक्लरोसिस हो गया, उसकी वजह से ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रही इस एरिया को, तो ये मोस्ट कॉमन काज है, और इस एरिया को क्या कहते हैं, स्प्लेनिक फ्लैक्चर। प्रेजेंट विद पोस्ट पेरेंडियल पेन एंड वेट लॉस। अब पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा, उसको पोस्ट पेरेंडियल पेन हो रही होगी, और उसका वेट लॉस हो रहा होगा, इन्फॉक्शन रिजल्ट इन पेन एंड ब्लडी डायरिया। और फिर जब ये वाला जाहिर सी बात है एक जगह इस्कीमिया हुआ है, तो फिर इसका इन्फॉक्शन होगी, और फिर नेक्रोसिस हो जाएगा। तो इन जब इन्फॉक्शन होगी, ये वाला एरिया डैमेज हो जाएगा ना, तो फिर जब ये डैमेज होगा तो फिर क्या होगा कि ब्लड स्टूल के साथ आएगा, जाहिर सी बात है एपिथेलियल सेल डैमेज कर जाएंगे, तो फिर पेशेंट प्रेजेंट करेगा ब्लडी डायरिया के साथ। ठीक है, अब आईबीएस करते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, बहुत कॉमन डिजीज़ है। अच्छा, अब क्या है, रिलैप्सिंग अब्डोमिनल पेन विद ब्लोटिंग। अच्छा, रिलैप्सिंग अब्डोमिनल पेन होगी और साथ में ब्लोटिंग होगी, मतलब पेट भरा भरा फील होगा, फ्लैचुलेंस होगा, फार्टिंग मतलब पेशेंट ज़्यादा फार्ट करेगा एंड जब वो खाना खा लेगा, एंड चेंज इन बाउल हैबिट, और वो उसकी बाउल की हैबिट चेंज हो जाएगी, मतलब उसको कुछ कुछ खाएगा भी नहीं, फिर भी उसको भरा भरा फील होगा, और जो बाउल होगी ना वो डिस्टर्ब हो जाएगी, कभी उसको डायरिया हो रहा होगा, कभी उसको कॉन्स्टिपेशन हो रही होगी, पेशेंट को कुछ समझ नहीं आएगा, तो इस चीज़ को कहते हैं चेंज इन बाउल हैबिट्स। ठीक है, डैट इम्प्रूव विद डिफिकेशन, और जब वो स्टूल कर देगा तो पेन इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, क्लासिकली सीन इन मिडल एज फीमेल, ये ज़्यादातर 20 साल की या 20 से 30 साल के अंदर जो फीमेल्स होती हैं वो इस डिजीज़ के साथ प्रेजेंट करते हैं। रिलेटेड टू डिस्टर्ब इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, अब उनकी इंटेस्टाइन की मोटिलिटी डिस्टर्ब हो गई है, लेकिन हमें नहीं पता कि क्या पैथोलॉजिकल चेंजेस आए हैं इंटेस्टाइन में, मतलब उसका सब म्यूकोजा म्यूकोजा में चेंजेस आए हैं या गैंग्लियन में चेंज आए हैं, हमें नहीं इसका पता। ठीक है, तो आप उसको पेशेंट को क्या सजेस्ट करेंगे, आप उसको कहेंगे कि आप अपनी डाइटरी फाइबर्स इंटेक ज़्यादा कर लें, तो फिर ये सही हो जाएगी। रिलैप्सिंग एब्डोमिनल पेन का मतलब ये है कि कभी पेन आएगी कभी जाएगी। ठीक है, आपको जिस वर्ड की समझ नहीं आती, जिस चीज़ की समझ नहीं आती, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा आगे हमने स्टार्ट करना है क्लोनिक पोलिप। अच्छा, अब पोलिप किसे कहते हैं, पोलिप कहते हैं कि जो पोलिप कहते हैं कि जो आपकी प्रोटीजन हो जाती है ना म्यूकोजा की ल्यूमन के अंदर, उसको कहते हैं पोलिप। ठीक है, तो अब कोलोन के अंदर पोलिप बन गया, मतलब कि एपिथेलियम की प्रोटीजन हो गया, या क्लोनिक म्यूकोजा की प्रोटीजन हो गई है, उसको मतलब साइज इंक्रीज कर गया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन उसने बना दिया। कहाँ बनाई है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, म्यूकोजा ल्यूमन में, सॉरी,
और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन किस चीज़ की है, म्यूकोसा की। ठीक है जी। अच्छा, आप लोगों को इससे ये स्टार्ट करने से पहले ये समझना पड़ेगा कि क्लोनिक पोलिप होते 2 टाइप्स के हैं, ठीक है, हाइपरप्लास्टिक और एडिनोमेटस पोलिप। अब हाइपरप्लास्टिक जो पोलिप है ना, ये फर्स्ट मोस्ट कॉमन पोलिप है। इंटेस्टाइनल पोलिप में सबसे पहले जो आएगा ना वो हाइपरप्लास्टिक पोलिप आएगा, ठीक है। और उसके बाद एडिनोमेटस पोलिप है, ये सेकंड मोस्ट कॉमन इंटेस्टाइनल पोलिप है। हाइपरप्लास्टिक पोलिप फर्स्ट मोस्ट कॉमन है और ये नॉन नियोप्लास्टिक है, मतलब ये बिनाइन है। और ये नियोप्लास्टिक है, मतलब ये अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो ये कार्सिनोमा में भी आगे कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और हाइपर प्लास्टिक इसका नाम ही बता रहा है कि हाइपरप्लेशिया हो गई है, मतलब कि सेल ज़्यादा डिवाइड कर गए हैं। हाइपरप्लेशिया ऑफ ग्लैंड, जो इंटेस्टाइन के ग्लैंड होते हैं उनका हाइपरप्लेशिया हो जाता है, फिर हाइपरप्लास्टिक क्लोनिक पोलिप बन जाता है, ठीक है। और ये ज़्यादातर कहाँ होता है, लेफ्ट कोलोन में होता है, लेफ्ट कोलोन के रेक्टो सिग्माइड पोर्शन में होता है, रेक्टम और सिग्माइड वाले पोर्शन में होता है। अब एडिनोमेटस पोलिप क्या है, ये नियोप्लास्टिक है, अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो ये कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो जाता है। और एडिनोमेटस मतलब ये एपिथेलियम का जो ग्लैंड्स है उनकी प्रोलिफरेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। एडिनोमेटस आप लोगों को पता है ना, एडिनोमेटस पोलिप जो एपिथेलियल के ग्लैंड होते हैं उनको जो मतलब कार्सिनोमा बनता है या फिर कुछ भी बनता है उसको एडिनोमेटस कहते हैं। तो प्रोलिफरेशन ऑफ द ग्लैंड और फिर लेफ्ट कोलोन में ये हुआ है, ठीक है जी। चलें जी, अब बुक से देखते हैं मोस्ट कॉमन। अच्छा, अब इसकी भी क्लोनिक पोलिप की उन्होंने 2 टाइप बताई हैं। मोस्ट कॉमन टाइप्स आर हाइपरप्लास्टिक एंड एडिनोमेटस पोलिप। पोलिप की वैसे तो बहुत टाइप्स होती हैं, लेकिन यहाँ जो मोस्ट कॉमन है हाइपरप्लास्टिक है और सेकंड मोस्ट कॉमन क्या है, एडिनोमेटस पोलिप। अब उन्होंने फर्स्ट वन हाइपरप्लास्टिक पोलिप को डिस्कस किया हुआ है। हाइपरप्लास्टिक पोलिप्स आर ड्यू टू हाइपरप्लेशिया ऑफ द ग्लैंड। अब क्या हुआ जी, हाइपरप्लेशिया हो गया ग्लैंड का, क्लासिकली शो अ सिरेटेड अपीयरेंस ऑन माइक्रोस्कोप। तो ये माइक्रोस्कोप पे कैसे दिखेगी, सिरेटेड अपीयरेंस मतलब सार टूथ अपीयरेंस, जैसे आरी के ऊपर ऐसे की चीज़ होती है ना, वैसे ग्लैंड्स का हाइपरप्लेशिया होगा और ये माइक्रोस्कोप पे ऐसे की दिखेगी। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पोलिप ये क्या है, मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि हाइपरप्लास्टिक पोलिप मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पोलिप है। ये हाई यील्ड चीज़ है। यूजली राइज कहाँ करता है, लेफ्ट कोलोन में, और लेफ्ट कोलोन के कहाँ, रेक्टो सिग्माइड कोलोन में। और ये बिनाइन है विद नो मेलिग्नेंट पोटेंशियल। अब ये मेलिग्नेंसी नहीं शो करता, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता और दूसरी ऑर्गन्स को नहीं इन्वॉल्व करता, ठीक है। अब एडिनोमेटस पोलिप की बात करते हैं। एडिनोमेटस पोलिप्स आर ड्यू टू नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ द ग्लैंड। अब क्या हो गया, नियोप्लाज्म हो गया, ग्लैंड प्रोलिफरेट कर गया नियोप्लाज्म की वजह से, ठीक है। सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द कलोनिक पोलिप, ये भी आप लोगों को पता है, बिनाइन है ये बट प्री मेलिग्नेंट, लेकिन अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो ये मेलिग्नेंसी में जा सकता है। प्री मेलिग्नेंट का ये मतलब है, मे प्रोग्रेस टू एडिनो कार्सिनोमा विया द एडिनो कार्सिनोमा सीक्वेंस, ठीक है। ये एडिनो कार्सिनोमा में जा सकता है एडिनो कार्सिनोमा सीक्वेंस के थ्रू। अब एडिनो कार्सिनोमा सीक्वेंस क्या होता है कि डिस्क्राइब द मॉलिक्यूलर प्रोग्रेशन फ्रॉम नॉर्मल कोलोनिक म्यूकोजा टू एडिनोमेटस पोलिप टू कार्सिनोमा। अच्छा, एडिनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस क्या है कि अब एडिनोमेटस पोलिप को आपने ट्रीट नहीं किया, ठीक है, उसके मॉलिक्यूल प्रोग्रेस करते जा रहे हैं, ग्लैंड उसके प्रोलिफरेट करते जा रहे हैं, वो जो कार्सिनोमा में कन्वर्ट हुए हैं उसको एडिनोमेटस कार्सिनोमा सीक्वेंस कहेंगे। अच्छा, तो फिर क्रोनिक म्यूकोजा से वो कहाँ कन्वर्ट हुए हैं, टू एडिनोमेटस पोलिप में। अच्छा, वो नॉर्मल पहले म्यूकोजा था कोलोन का, फिर उससे क्या बन गया, प्रोलिफरेशन होके एडिनोमेटस पोलिप बन गया। और एडिनोमेटस पोलिप को भी हमने नहीं ट्रीट किया तो क्या बन गया, कार्सिनोमा बन गया, ठीक है। अब ये इसके डिफरेंट काजेज हैं, ये ऐसा क्यों है, ठीक है। सबसे पहले एपीसी जीन जो उन्होंने एडिनोमेटस पोलिपोसिस कोलाई जीन है, ये इसकी वजह से उसकी म्यूटेशन हो जाती है। आपको पता है कि एडिनोमेटस पोलिपोसिस कोलाई जो जीन है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो एक्चुअली ट्यूमर सप्रेसर जीन है। मतलब कि जब हमारी सेल डिवीजन हो रही होती है या फिर हमारा कुछ डीएनए में डैमेज हो जाता है तो उसको ये एडिन एपीसी जीन डिटेक्ट कर लेता है और उसको ट्यूमर को वहाँ ही सप्रेस कर देता है कि ये डिवाइड ही ना करे, ठीक है। तो अगर इसकी म्यूटेशन हो गई है, अब ये ट्यूमर को सप्रेस नहीं ना कर पाएगा, ये ट्यूमर सप्रेसर जीन है, तो फिर क्या होगा, फिर हमारे बहुत ज़्यादा ट्यूमर बन जाएगी और पोलिप की फॉर्मेशन हो जाएगी और फिर इंक्रीज रिस्क हो जाएगा कार्सिनोमा का, ठीक है। तो और के रास म्यूटेशन में ये उन्होंने बताया, के रास म्यूटेशन भी समझे कि एक ट्यूमर स्प्रेसर जीन है और उसकी म्यूटेशन हो जाएगी तो पोलिप बन जाएगा। और P53 म्यूटेशन की यहाँ बात ये हुई है कि
आपको पता है P53 म्यूटेशन होती है जब सेल डिवीजन हो रही होती है G1 से S फेस में, तो ये करवा रहा होता है। लेकिन अगर सेल डिवीजन में कोई भी मसला हो गया, समझें कोई भी प्रॉब्लम हो गई है, तो P53 जी वहाँ जाएगा, वो क्या करेगा, साइटोक्रोम C रिलीज कराएगा माइटोकॉन्ड्रिया से, और फिर साइटोक्रोम C माइटोकॉन्ड्रिया से पहले B612 को एक्टिवेट कराएगा, फिर साइटोक्रोम C रिलीज कराएगा, और फिर माइटोकॉन्ड्रिया क्या कराएगा, फिर माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोक्रोम सी निकलेंगे और वो यहाँ का अपोप्टोसिस करा देंगे। और P53 म्यूटेशन मतलब ये अपोप्टोसिस करा रही है। अगर कोई भी डिफेक्टिव जीन होगा तो उसकी ये अपोप्टोसिस, डिफेक्टिव सेल होगा, डिफेक्टिव डीएनए होगा किसी सेल का, तो उसकी क्या कराएगी, अपोप्टोसिस करा देगी। लेकिन यहाँ अगर उसकी म्यूटेशन हो गई है तो अपोप्टोसिस तो नहीं करा पाएगी ना वो, तो फिर पोलिपोसिस हो जाएगा, मतलब पोलिप्स डेवलप कर जाएंगे। और ये उसकी म्यूटेशन कराने के साथ साथ एक और भी चीज़ कर रही है कि ये जो कॉक्स एंजाइम है उनका भी एक्सप्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं। आप लोगों को पता है कॉक्स एंजाइम क्या कराते हैं, एरिकडोनिक एसिड जो होता है, जो हम पैरासीटामोल लेते हैं, एस्पिरिन लेते हैं, उसके अंदर एरिकडोनिक, सॉरी पैरासीटामोल नहीं, जब हम एस्पिरिन लेते हैं ना तो उसके अंदर एरिकडोनिक एसिड होता है। ठीक है, अब इस एरिकडोनिक एसिड ने क्या कराना होता है, कॉक्स और लॉग्स को कराना होता है। अब यहाँ लॉग्स का कोई काम नहीं है, इसको हम इसलिए थोड़ी देर के लिए साइड पर रखेंगे। अब ये कॉक्स साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम क्या कराता है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज कराता है, प्रोस्टाग्लैंडिन E2, प्रोस्टाग्लैंडिन D2, सारा कुछ रिलीज कराता है। और आपको पता है प्रोस्टाग्लैंडिन का काम क्या है, कि ये ब्लड सप्लाई को एक एरिया में इंक्रीज कर देती है, और ये वेजोडाइलेट कर देती है वेसल को, मतलब ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो गई है उस एरिया में। आप समझे कि यहाँ पहले ही म्यूटेशन हुई थी एक चीज़ की, अपोप्टोसिस हो ही नहीं रही एक चीज़ की, और उसने पोलिप डेवलप कर रहा है, और ऊपर से उसको ब्लड सप्लाई भी बहुत अच्छी मिलने लग गई है। हमने पेशेंट को, वो वाला पेशेंट एस्पिरिन भी खा रहा है बात बात पे, तो फिर क्या हो रहा है कि कॉक्स एंजाइम उसके अंदर एक्टिवेट हो रहे हैं, और प्रोस्टाग्लैंडिन बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है। तो फिर क्या होगा, तो फिर ये वेसल वेजोडाइलेट कर देंगी, और इस चीज़ को तो और ब्लड मिलेगा, मतलब इसकी न्यूट्रिशनल, उसकी एटीपी और मिलेगी, और ये और ज़्यादा डिवाइड करेगा, और ये कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें उन्होंने यही बताया हुआ है। P53 mutation and increased expression for COGS allow for the progression to carcinoma. Aspirin impedes progression from adenoma to carcinoma. एस्पिरिन क्या कराएगा, प्रोग्रेशन कराएगा। एडिनोमा बिनाइन होगा, लेकिन एस्पिरिन अगर ले रहा है तो वहाँ ज़ाहिर सी बात है ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी पॉलिप की, तो फिर वो कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनिंग फॉर पोलिप। अब हमने स्क्रीन इसको कैसे करना है कि पोलिप है कि नहीं, तो हमने इस परफॉर्म बाय क्लोनोस्कोपी। क्लोनोस्कोपी का मतलब ये है कि आपने एक, समझे कि एक थिन पाइप होता है, उसके आगे एक कैमरा लगा होता है, आपने वो पेशेंट के अंदर डालना होता है और देखना होता है कि क्या चल रहा है, मतलब कोलोन में। तो ये क्लोनोस्कोपी होता है। एंड टेस्टिंग फॉर द फीकल अकल्ट ब्लड। फीकल अकल्ट ब्लड वो वाला ब्लड होता है जो हमारे स्टूल में आता है, लेकिन हमें आम आँख से नज़र नहीं आता। ठीक है, इसको फीकल अकल्ट ब्लड कहते हैं। तो आपने स्क्रीनिंग कैसे करनी है पोलिप की, ये पोलिप है या ये एडिनोमा है या फिर हाइपरप्लास्टिक पोलिप है, कैसे जान सकते हैं आप, या फिर ये कार्सिनोमा तो नहीं बन रहा। आपने क्लोनोस्कोपी करनी है और फीकल अकल्ट ब्लड का टेस्ट करना है। और फिर पोलिप्स आर यूजली क्लिनिकली साइलेंट बट कैन ब्लीड। पोलिप्स होते हैं ये ज़्यादातर क्लिनिकली साइलेंट होते हैं, बहुत चालाक होते हैं, मतलब कि हमें लगता है कि इनकी जो सिसाइल ग्रोथ होती है, मतलब जैसे जिस डायरेक्शन में एपिथेलियम बना होता है ना, उसी डायरेक्शन में पोलिप्स बनते हैं। ये नहीं है कि इस डायरेक्शन में एपिथेलियम बना है तो ये इस डायरेक्शन में बन गया, नहीं, ये हमेशा उसी डायरेक्शन में बनते हैं जिस डायरेक्शन में एपिथेलियम बना हुआ है, तो इसलिए हमें ये नज़र नहीं आते। लेकिन ये पार्ट कैन ब्लीड, लेकिन अगर हम क्लोनोस्कोपी करेंगे तो ये ब्लीड कर सकते हैं। गोल इज टू रिमूव एडिनोमेटस पोलिप बिफोर प्रोग्रेशन टू कार्सिनोमा। क्लोनोस्कोपी करने का हमारा मेन मकसद क्या, हमारा मेन गोल क्या है कि अगर एडिनोमेटस पोलिप वहाँ है तो हम उसको कार्सिनोमा में कन्वर्ट ना होने दें, हम उसको पहले ट्रीट कर दें। ठीक है, ऑन क्लोनोस्कोपी हाइपरप्लास्टिक एंड एडिनोमेटस पोलिप लुक आइडेंटिकल। जब हम क्लोनोस्कोपी करते हैं तो हमें हाइपरप्लास्टिक जो कि हाइपरप्लास्टिक है जो कि बिनाइन है, और रेडिनोमेटस है जो कि नियोप्लास्टिक है, हमें दोनों एक जैसे लगते हैं। हेंस ऑल द पोलिप्स आर रिमूव्ड एंड एग्जामिन्ड माइक्रोस्कोपिकली। इसलिए हमें इन दोनों का डिफरेंस नहीं पता चलता पोलिप्स का, तो इसलिए हमें चाहिए कि हम बायोप्सी करें, इस पोलिप को अच्छी तरह से रिमूव करें और माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिन करें। अच्छा, अगर पोलिप्स 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा तो फिर उसका चांस है कि एडिनोमा से कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो सकता है। और इसकी सिसाइल ग्रोथ है, मतलब यही है कि ये जो एपिथेलियम है उसके साथ ही मर्ज हो जाएंगे, उसी डायरेक्शन में ग्रो करेंगे, उल्टी डायरेक्शन में ग्रो नहीं करेंगे, इसलिए तो हमें मतलब आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। और विलियस हिस्टोलॉजी, विलियस मतलब विलाय की तरह ग्रो करेंगे। ठीक है,
अच्छा जी, ये इतना था। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया आप मुझसे पूछ सकते हैं। और बाय।